गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर। टेंथ क्लास में ग्रामर का टॉपिक, एक नया टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस ये आपके ग्रामर में आता है। ग्रामर सेक्शन में 2 नंबर का 2 सेंटेंस आएंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है। सब्जेक्ट इज डोमिनेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट है जो है सब्जेक्ट, द वर्ब ऑफ सब्जेक्ट एक्ट्स, मतलब कि सब्जेक्ट यानी कर्ता की जो क्रिया है वो एक्ट करती है, यानी सब्जेक्ट एक्ट्स। ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एक्ट्स करता है यानी कि सब्जेक्ट करता है, यानी कि जो क्रिया की जा रही है वो मतलब किस डेफिनेटली या निश्चित रूप से, कहने का मतलब स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट एक्ट्स। हम लोग एक दो ही शब्दों में समझते हैं कि सब्जेक्ट एक्ट्स। और इन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, एक्टेड अपॉन, यानी कि सब्जेक्ट का जो एक्ट है वो किस पर, ऑब्जेक्ट पर निर्भर हो जाता है। तो ये कहलाता है पैसिव वॉइस। यानी कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी सी एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। द किंग presented a copper plate to the Bisnois is a active voice। ये एक्टिव वॉइस है। We convert this active voice into passive voice। इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्टली द किंग, हमको समझना है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स हम पैसिव बनाते हैं तो हमें वी फॉलो सम रूल्स, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब द किंग प्रेजेंटेड, राजा ने प्रेजेंटेड यानी उपहारित की अ कॉपर प्लेट, एक तांबे की प्लेट। किसको कहते हैं, प्लेट मतलब जो कि एक हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉपर प्लेट मतलब तांबे की एक प्लेट का मतलब कोई डिश नहीं, तांबे की एक परत जो कि इंस्क्राइब्ड होती है, जिस पर इंस्क्रिप्शंस खुदे हुए होते हैं या लिखे जाते हैं। टू द बिश्नोइज, बिश्नोइयों को एक कॉपर प्लेट उपहार में दी या उपहारित की। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, एक कॉपर प्लेट की, एक कॉपर की प्लेट। अब यहाँ पर वर्ब लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज। किसको दी गई, बिश्नोइज को दी गई, बिश्नोइयों को दी गई बाय द किंग, राजा के द्वारा। अब इज अ एक्टिव वॉइस एंड इज अ पैसिव वॉइस। राजा ने एक कॉपर प्लेट बिश्नोइयों को दी, एक कॉपर प्लेट बिश्नोइयों को उपहारित की गई राजा के द्वारा, या फिर हिंदी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि एक कॉपर प्लेट राजा के द्वारा बिश्नोइयों को उपहारित की गई। अब उपहारित की गई तो क्या हुआ, ये अब उपहारित की गई। एक्टिव और पैसिव वॉइस मतलब ये कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात नहीं है, मतलब एक कान को हम लोग यूं पकड़े या फिर यूं पकड़े बात एक ही है, यानी यूं पकड़ना या फिर घुमा के पकड़ना, प्रोसीजर वही रहना, मतलब प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन सेंस वही निकलता है। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये द किंग इज सब्जेक्ट, ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और किसको, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है।
कॉपर प्लेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंटेड इज वर्ब, प्रेजेंटेड इज वर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले किसको लिया? ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं एक्टिव वॉइस को। राजा ने प्रेजेंटेड, राजा ने की, राजा ने उपहारित की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्ट्स, सब्जेक्ट क्या करता है? एक्ट्स करता है, ठीक है। एक्ट मतलब क्रिया करना, वही बात है। और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर वो जो क्रिया है वो अपॉन हो जाती है, मतलब कि जो सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट है, यानी कि हमारे कर्ता की जो क्रिया है वो एक्टेड अपॉन हो जाती है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट उस पर हावी हो जाता है। कहने का मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के क्रिया को, सब्जेक्ट के एक्ट को अपने ऊपर ले लेता है। यानी कि कॉपर की प्लेट उपहारित की गई राजा के द्वारा, सीधा नहीं कि राजा ने उपहारित की, एक कॉपर की प्लेट उपहारित की गई राजा के द्वारा। तो ये कहलाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने के लिए लर्न द एक्टिव पैसिव वॉइस, वी फॉलो सम रूल्स, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्टली जो रूल्स हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। रूल्स क्या हैं इसके देखो। सबसे पहले रूल से पहले यदि हम किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर। वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ टू कंस्ट्रक्ट, वी सी द स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट पैसिव, यानी कि पैसिव को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पैसिव को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हमारा होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है, यदि हम यूँ लिखे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का स्थान कौन ले लेता है? ऑब्जेक्ट ले लेता है। देन वी पुट अ हेल्पिंग वर्ब, फिर हम उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देन वी यूज मेन वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। एंड देन बाय एंड देन डूअर, डूअर, डूअर हमेशा हमारा सब्जेक्ट होगा। डूअर हमेशा हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, जो कि किसकी जगह आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। डूअर मतलब वही कर्ता, डू मतलब करना, डूअर मतलब कर्ता, यानी कि मेनली जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कर्ता है, वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ये होता है स्ट्रक्चर इसका, यानी कि पैसिव कंस्ट्रक्ट करने के लिए एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो, हम लोगों को इसी तरह से। ये बात अलग है कि रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं तो, और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये बात होती है कि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसर्टिव में चेंज हो जाता है, लेकिन पैसिव कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। ना हम कोई टेंस चेंज करेंगे और ना ही हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा, यदि वो इम्परेटिव है तो इम्परेटिव ही रहेगा। तो यहाँ कुछ रूल्स है। फर्स्टली वी सी द रूल्स, फर्स्टली वी सी द रूल्स। क्या रूल है? फर्स्ट रूल इज कि हमारा सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या वो बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। फर्स्ट रूल, सबसे पहला काम पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय यही करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। सेकंड रूल इज, दूसरा कि वी यूज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि द एसेंशियल यूज ऑफ, यानी आवश्यक प्रयोग है इसका हेल्पिंग वर्ब का। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम लोग पैसिव कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि पैसिव कंस्ट्रक्शन बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता। थर्ड रूल इज वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। किसी भी प्रकार के सेंटेंस में हम लोगों को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो एसर्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इम्परेटिव हो या नेगेटिव हो। देन फोर्थ वी यूज बाय, क्या लगाएंगे? बाय,
हम लोग सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, फिर वही स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और फिर बाय का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा डूअर है, और डूअर और सब्जेक्ट किसकी जगह पर चला जाएगा, ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये है इसके रूल्स। इस रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना है। ये रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों को देखना है, हम एक सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस को हमको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस अब देखिए, he is subject, write is verb and a letter is object। अब आप ऑब्जेक्ट यदि आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, यदि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि फर्स्टली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लगाना पड़ता है, और हम लोगों ने एक्टिव वॉइस में यदि ऑब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई नहीं किया तो हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। निश्चित रूप से गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर हम लोग सब्जेक्ट किसको, और हम लोग अदर्स में या सब्जेक्ट में हम लोग क्या पुटअप करेंगे, तो मतलब सारा जो हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है किसको, ऑब्जेक्ट को। यदि आपको ये ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं होते, ऑब्जेक्ट एक ही शब्द होगा, ऐसा नहीं है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देयर आर 2 वर्ड्स, देयर आर 3 वर्ड्स, देयर आर मोर देन 2 और 3 वर्ड्स, ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि क्या और किसको का उत्तर जो होगा, यानी कि क्या और किसको का उत्तर सेंटेंस में, इन सेंटेंस द आंसर ऑफ क्या और किसको, क्या किसको किसके का जो उत्तर होगा वही हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेट अस सी द एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो क्या का उत्तर क्या है, अ लेटर। तो हमें एक्टिव वॉइस में हम लोगों को अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो हम लोगों को क्या किसको का उत्तर देखना पड़ेगा, क्या आइडेंटिफाई करता है, अ लेटर। तो पैसिव कंस्ट्रक्ट कैसे होगा इसका, अ लेटर। अब आप लोग यहाँ पर ए को कैपिटल रखेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है स्टार्ट विद ए से स्टार्ट हो रहा है। ए लेटर, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास यहाँ पर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे। मेन वर्ब की फॉर्म को देखेंगे, राइट देन एस, फर्स्ट फॉर्म विद एस एंड ईएस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या ईएस विद सिंगुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी कि सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस। एस और ईएस, तो फर्स्ट फॉर्म है एस और ईएस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस होगा तो हम लोग इस 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि इज कहाँ, आर कहाँ, एम कहाँ। डेफिनेटली आई एम यूज विद आई, आर विद प्लूरल एंड इज विद सिंगुलर। अब यहाँ पर लेटर सिंगुलर। अब ये पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब इज, आर, एम विदाउट आईएनजी फॉर्म हो तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा, एंड वाज एंड वर विदाउट आईएनजी फॉर्म वो हमेशा क्या कहलाता है, पास्ट सिंपल टेंस। तो इज, आर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय हमें 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, इज, आर, एम, मतलब इन तीनों में से। अब यहाँ पर लेटर सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन। अब आप लोगों को फॉर्म्स आनी चाहिए। यदि फॉर्म्स अगर आपको नहीं है तो ये फॉर्म्स अगर आप लोगों को नहीं आती है वर्ब की फॉर्म्स, तो ये गलत होते हैं। अभी एक्टिव से पैसिव कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है। पहले स्टार्टिंग में बोर्ड पैटर्न में पैसिव वॉइस बना हुआ होता था, उसमें ब्लैंक आता था और 4 ऑप्शन होते थे। उस 4 ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म भरनी होती थी। तो मेन वर्ब की फॉर्म आप लोगों को आनी चाहिए, फॉर्म्स आनी चाहिए। नहीं होता है तो भी आप डेली की 5 वर्ब्स याद कर लीजिए, बहुत इनफ है। ये है बोर्ड एग्जामिनेशन तक इनफ है। डेली की 5 अगर वर्ब्स भी अगर आप याद करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इज रिटन, फिर हम लोग लगाएंगे बाय ही हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया। हिम आ गया, इसका मतलब ये है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इन रिपोर्टेड स्पीच वी ऑलरेडी रीड, यानी इन रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आपको बताया गया कि सब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस एंड देन रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस हमें यहाँ पर किसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है। ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव, अब ये बन गया पैसिव कंस्ट्रक्शन। लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, तो मतलब वह एक पत्र लिखता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। सीधा यानी कि सब्जेक्ट का एक्ट है। अब यहाँ पर जो एक्ट है वो एक्टेड अपॉन हो रहा है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्ट्स, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट एक्टेड अपॉन। अब हमें ऑब्जेक्टिव केस के लिए ऑब्जेक्टिव केस का एक थोड़ा सा टेबल ध्यान में रखना, यदि हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि इन पैसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आई को हमेशा, यदि आई हमारा सब्जेक्ट है तो हम जब उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस पर रखेंगे तो वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा हम उसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। ही, him is objective case of he, her objective case of she, it objective case of it। एंड कोई नाउन है तो वो क्या हो जाएगा, वो किस में चला जाता है, वो नाउन, नो चेंज। वो कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो नहीं, पर्सनल प्रोनाउन कोई। ये हमारा एक टेबल है ऑब्जेक्टिव केस पुटअप करने का, यानी कि आई मी में, वी अस में, यू में, दे देम में, ही हिम में, शी हर में और इट में ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है टेंस। टेंस चेंज नहीं होंगे, लेकिन टेंस के लिए हम लोगों को एक चार्ट देखना पड़ेगा, एक टेबल देखना पड़ेगा। उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को, अगर आप लोगों को टेंस आते हैं, टेंस टॉपिक हम लोगों ने, देखिए टेंस को पढ़ना, याद करना, सीखना बहुत ज़रूरी है इन इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम लोग 10th के सिलेबस की बात करते हैं तो टेंस के जो सेंटेंस हैं वो मतलब टेंस टॉपिक 4 नंबर का, रिपोर्टेड स्पीच जो है टोटली टेंस पर डिपेंड करता है 4 नंबर का, एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन जो है वो भी 2 नंबर का। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, अगर हम मॉडल्स भरते हैं यानी कि पास्ट टेंस में अगर कोई मान लीजिए एक एबिलिटी का सेंटेंस आया और वो पास्ट एबिलिटी हो तो वहाँ कैन और कुड मॉडल दे रखे हैं। यदि हमें टेंस की नॉलेज है, यानी हम लोगों को टेंस अच्छी तरह से दिमाग में बैठ रखे हैं, तो हम कैन को कभी वहाँ पर ब्लैंक में नहीं भर के आएंगे, कुड को ही भरेंगे यदि पास्ट एबिलिटी है। तो इसीलिए टोटली जो ग्रामर पोर्शन होता है वो मेनली
डिपेंड रहता है टेंस पर, तो टेंस ध्यान में रखना है आपको। फिर भी पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट देखते हैं, एक टेबल देखते हैं कि इनएक्टिव वॉइस की कैसे हेल्पिंग वर्ब होती है और उसको हम पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय किस में चेंज करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले लेट मी सी, फर्स्टली वी सी प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है एस या विद यस, एस विद यस, और हम उसको चेंज करते हैं किसमें, किसमें चेंज करेंगे, इज आर एम। हमने अभी एक सेंटेंस देखा था। फिर प्रेजेंट सिंपल इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, देन वी सी द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू एंड डज विद नॉट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड एट विद नॉट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पैसिव बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, इज आर एम देन नॉट एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हियर वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, हमेशा थर्ड फॉर्म। इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस द हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, आर, एम एंड द ing form of the verb. And in passive construction we put a is, are, am and we use being and then the third form of the verb. यानी कि इसका आर का एम के साथ हम लोग being वर्ब लगाएंगे। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, कंटिन्यूअस टेंस में जब का पैसिव कंस्ट्रक्ट करना हो देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Then present perfect tense. Present perfect tense has, have and the third form of the verb. In passive voice has, have and been and the third form of the verb. यानी कि present perfect tense में has, have वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम हैज के साथ, हैव के साथ बीन का यूज करेंगे और फिर पुट अप करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज बीन, हैव बीन देन आईएनजी फॉर्म। हम यहाँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हैज बीन, हैव बीन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब पैसिव कंस्ट्रक्ट करेंगे हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, थर्ड। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, थर्ड। आप देखते हैं प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस। इन पास्ट सिंपल टेंस वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म। Second form, so in passive construction we use was and were. हम क्या यूज करेंगे, was, were and the third form of the verb. Next, in past tense we see the negative sentence. In negative sentence we use the helping verb did and not then the first form of the verb. यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाते हैं, नॉट लगाते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। और हम जब इसको पैसिव कंस्ट्रक्ट करेंगे वी यूज वाज एंड वर देन नॉट एंड द थर्ड फॉर्म, नॉट एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हियर वी चेंज वाज, वर एंड बीइंग, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या यूज करना है, बीइंग एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हियर वी यूज हैड एंड बीन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही हैड देन बीन एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब वी चेंज इनटू हैड बीन एंड द थर्ड फॉर्म इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये था प्रेजेंट सिंपल, ये है ये प्रेजेंट टेंस, ये है पास्ट टेंस। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर टेंस को। पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर टेंस में shall, we use shall and will and the first form of the verb. In passive voice we use be, shall and will, मतलब we use be का प्रयोग करेंगे दोनों के साथ। We use be with shall and will and the third form of the verb, third form of the verb। अब shall and will and be एज अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में शैल, बी, विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर हमको उसका पैसिव कंस्ट्रक्शन करना है तो शैल एंड बी, विल बी एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब मेनली क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, वो पैसिव कंस्ट्रक्ट ही करता है। फिर हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शैल हैव, विल हैव and the third form of the verb, shall have, will have and third form of the verb। आप लोग ये ध्यान रख लीजिए। in present tense we use the first form, in past simple tense we use the second form of the verb and in past continue, past present continue and future continuous we use the ing form of the verb and in present perfect, past perfect and future perfect we use the third form of the verb। मेन वर्ब में इतना कोई चेंजेस नहीं है सिवाय प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की। हमको सिर्फ टेंस में याद करना है तो हेल्पिंग वर्ब्स याद करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स हर टेंस में, ईच टेंस में अलग अलग यूज होती है। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे शैल हैव, फिर विल हैव, हैव एंड बीन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द, यानी कि ये ध्यान रखना है हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ आपको, यानी ये परफेक्ट हो गया, टेंस हो गया और उसके साथ हम लोगों को वर्ब लगानी है पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय बीन। और जब आईएनजी फॉर्म होगी यानी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय हमें एक वर्ब वहाँ पर यूज करनी होगी बीइंग, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल्स आते हैं, हम उसको पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय मॉडल्स में क्या करेंगे। मॉडल्स में आता है, मे को आप चेंज करेंगे, चेंज नहीं करना है, मे बी एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द कैन, कैन देन बी एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखें। यानी मॉडल के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बी, उसके बाद, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा obviously we use the first form after models, यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम लोग स्पष्ट रूप से किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हमें मॉडल के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। तो ये टेंस थे, यानी कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी और कैसे हमें पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय उस हेल्पिंग वर्ब को कैसे लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। अब सेंटेंस वाइज, इसके अलावा सेंटेंस वाइज पैसिव कंस्ट्रक्शन होंगे। हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है कहीं पर डेटिव ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे रूल होते हैं जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, नोन होता है। कहीं पर हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट अननोन होता है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आप इसको याद रखिएगा, कीजिएगा और कुछ जो सिंपल सेंटेंस है उसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।